रहमान रहीम। मैं महमूद नज़ीर हूँ और ये आपका अपना ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कल सुबह 5 फरवरी होगा। 5 फरवरी पाकिस्तान में ब्लैक डे के तौर पर, यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है और कश्मीर के हवाले से मनाया जाता है। कश्मीर की जो हालिया तारीख़ है उसमें तो वही जो कश्मीर बीजेपी की गवर्नमेंट ने जिस तरह उसको एक जेल करार दे दिया हुआ है और 370 आर्टिकल जो है वो इन्फोर्स कर दिया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे एक रस्म बन गई है। 5 फरवरी को छुट्टी होगी, इंस्टीट्यूशंस बंद होंगे और हम जो हैं वो छुट्टी को मनाएंगे, आराम करेंगे, मज़े करेंगे। और ये क्यों? ये 5 फरवरी जो है ना वो आज से कोई 30 साल पहले की बात है कि जमात इस्लामी ने इसको एक ब्लैक डे के तौर पे शुरू में मनाना शुरू किया। फिर बाद में ये एक सालाना कौमी छुट्टी की सूरत बन गई इसकी। यौम स्याह पे रैलीज़ निकलेंगी, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होंगे, मुख्तलिफ सेमिनार्स होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे न्यूज़ चैनल्स पे। और फिर 6 फरवरी आ जाएगी और 5 फरवरी पीछे रह जाएगी। कश्मीर का मसला जिसमें हम समझते हैं कि तीन बड़े पार्ट्स हैं, एक चाइना है, एक पाकिस्तान है और एक इंडिया है। और हमें हमारी जो सिलेबस की किताबों में जिस तरीके से पाकिस्तान नेहरू रिपोर्ट पढ़ाई जाती है, जिस तरह कायदे को 14 नुकात पढ़ाए जाते हैं और जिस तरह से कश्मीर के इशू को बयान किया जाता है कि बस इतना हमें पता कि कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया, ये कायदे आज़म का स्टेटमेंट था एंड दैट्स इट। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कश्मीर में फ़ौजें जो हैं वो पहले इंडिया ने दाखिल नहीं की थी। वहाँ पे जितनी भी टर्मॉइल हुई, जितनी भी शोरश हुई, जो भी इन्वेड हुआ, वो सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से हुआ और पाकिस्तान की तरफ से हुआ, ये एक हकीकत है। और ये सिर्फ इसमें नहीं हुआ, 1965 की वॉर जो है वो भी पहले पाकिस्तान की तरफ से उसका आगाज़ हुआ। 1971 में भी ऐसा ही हुआ। और अलमिया की ये बात ये है कि ये पाकिस्तान की रियासत ने तय नहीं किया था, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये तय नहीं किया था कि ये जंग होगी, बल्कि ये सब कुछ जो है ये कादियानियों ने तय किया था और उसके मुताबिक उन्होंने ये काम किया। तो तारीख़ की करेक्शन कभी ना कभी तो होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमेशा वो सिलेबस जो हमें कादियानियों ने क्लास 1 से पढ़ाना शुरू किया और यूनिवर्सिटी के लेवल तक हम वही पढ़ते रहे, वो तो तारीख़ नहीं है, वो तो झूठ है। इसी तरह कश्मीर का मसला जो है उसमें भी 3 पार्टियां असल नहीं, जो असल फसाद की जड़ है वो कादियानी है। वो इस तरह के 1947 में अभी पाकिस्तान बने को 2 महीने ही नहीं हुए थे जब इसके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दिया कादियानियों ने और वहाँ पे बाकायदा वहाँ की हिंदू आबादियों के ऊपर हमले शुरू कर दिए और एक टर्मॉइल पैदा हो गया। हमें इसके लिए समझना पड़ेगा हुआ क्या था। मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ पहले, वो ये था कि 1947-48 की जो पहली वॉर है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर वो उसका फ़ैसला रतन बाग लाहौर में कादियानियों के खलीफा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का बड़ा बेटा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद और कादियानी और पाकिस्तान के जर्नैलों ने रतन बाग लाहौर में बैठ के तय किया कि हम जो है वो कश्मीर को जो है ना हड़पने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे हम अपनी मलेशिया उतारेंगे, वहाँ पे हम कबाइलियों को तो पश्तून कबाइलियों को उतारेंगे और जहाँ से वहाँ पे अनरेस्ट पैदा होगा। और असल बात ये थी कि ये बात पाकिस्तान की फ़ौज के जर्नलों को भी पता थी और इंडिया को भी मालूम थी। एक हिडन मुआहिदा था कि हम आपको इंडिया इनके पाकिस्तान कश्मीर में अनरेस्ट पैदा करेगा और उस अनरेस्ट पैदा करने की नतीजे में जवाज़ पैदा हो जाएगा इंडिया के लिए अपनी फ़ौजें वहाँ उतारने का। और जब वो फ़ौजें उतारने का वहाँ पे जवाज़ पैदा हो जाएगा तो कश्मीर उनके कब्ज़े में आ जाएगा। कश्मीर आप ले लीजिए, लेकिन इसके बदले में आप 2 काम करेंगे। एक काम आप ये करेंगे कि जो हमारा मशरक़ी पंजाब में कादियान है
वो उसको आप एक हैसियत स्टेट उसको ज़िंदा रखेंगे और उसको प्रिजर्व रखेंगे और उसको आप डिमोलिश या ज़मीन के साथ मलियामेट नहीं करेंगे। दूसरा, आप हम मिर्ज़ाइयों को, कादियानियों को हिंदुस्तान में बहैसियत मुसलमान ट्रीट करेंगे। तो जब इन्होंने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने क्या किया इसके लिए, उसने खोस्त से अफ़गान कादियानियों को मंगवाया और उनका एक ये बेसिकली कुल अफराद जो थे ये लगभग 4000 से ज़्यादा थे, जिन्होंने हमला कर दिया कश्मीर के ऊपर और कश्मीर की ईंट से ईंट बजा दी। स्पेशली पूंछ में उन्होंने हमला किया, पूंछ में, और फिर उसके बाद वो बारामूला की तरफ आ गए और फिर वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी लूट मार की। फिर वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा कत्ल गारतगरी की और फिर वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रेप किए। तो ये सब जब सूरत पैदा हुई तो महाराजा हरि सिंह ने जो है वो इंडिया हुकूमत से फ़ौजी मदद तलब कर ली। उन्होंने कहा कि आप पहले हमारे साथ जो है वो हमारे इंडिया के साथ शामिल हो जाएं, उसके बाद ही हम उतार सकते हैं। आप एक न्यूट्रल स्टेट है, मैं आपके एक न्यूट्रल स्टेट में हम कैसे फ़ौजें उतार सकते हैं। चुनाचे वो प्रेशर में आके हरि सिंह ने जो है इस अपना ऐलान कर दिया कि वो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया के साथ जाएगा और वो चाहता है कि इंडिया के साथ मिल के हम रहें। तो वो उसके साथ जुड़ गया और उसके नतीजे में वो ज़ाहिर एक हिस्सा बन गया इंडिया का। और इंडिया ने इस जवाज़ पे कि वहाँ पे बुनियादी इंसानी हुकूक तलफ़ किए हैं पश्तूनों ने या पाकिस्तान की फ़ौज ने पश्तूनों के हुलिये में, कबायलियों के हुलिये में, इसलिए फिर उन्होंने वहाँ पे अपनी फ़ौज उतार दी। उनको जवाज़ मिल गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको कुछ भी नहीं कहा। फिर उस पर एक जंग हुई और उस जंग को बाद में वो सीज़ फायर हुआ, 1 साल पता नहीं 2 हफ्ते और 2 दिन ये जंग जारी रही और फिर आखिर में सीज़ फायर हुआ। और सीज़ फायर के बाद की बात के ऊपर मैं करना नहीं चाहता। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो असल ये है कि खोस्त में जो कादियानी थे वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के इशारे के ऊपर वहाँ से निकल कर आए। उन्होंने आके कश्मीर के मसले को ख़राब किया, वरना क्योंकि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के हक़ में तो था नहीं कि हम पाकिस्तानी फ़ौजें वहाँ पे उतरती या यहाँ के सिविलियंस या यहाँ के नाम के ऊपर कोई भी लोग आके वहाँ कोई मिलिशिया होता और वहाँ पे वो हमला करता कश्मीर के ऊपर। क्योंकि कश्मीर की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि वो इतनी आसानी से इंडिया की गोद में गिर जाता। लेकिन ये काम इन्होंने किया, कादियानियों ने। क्यों किया कादियानी? कितना आसान क्यों था उनके लिए? मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि खोस्त में, आपको सवाल कर सकता है कि भाई खोस्त में अफ़गानिस्तान में कादियानी कहाँ से आ गए? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि कादियानी अफ़गानिस्तान में सन 1901 से पहले से मौजूद हैं। और सन 1901 में एक बहुत बड़ा आलिम था और उसके बहुत सारे मुरीद थे, उसका नाम अब्दुल लतीफ़ ख़ान था। उसने किसी तरह से उसके पास कुछ किताबें पहुंच गईं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की और उसने वो उन किताबों को पढ़ के वो मुतासिर हुआ। फिर उसने हिंदुस्तान का सफ़र किया और फिर वो कादियान आया और फिर वो उससे मिला और फिर उसने उसके हाथ पे बैयत की और उसको मसीह मऊद और नबी तस्लीम किया और फिर वापस चला गया। उसके क्योंकि वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे मुरीद थे और उसका बड़ा इन्फ्लुएंस था हुकूमत में, तो उससे मुतासिर होने के बाद उसकी तालीम और तरगीब के ऊपर बेशुमार लोगों ने कादियानियत कबूल की। और जब इस बात का पता चल गया इस अफ़गान हुकूमत को कि ये कादियानी हो गया और वहाँ पे वो लोग सब सुन्नी थे, तो वो ख़ान हबीबुल्लाह का जो बादशाह था उस वक़्त का, उसका वो उस्ताद भी था, बड़ा आलिम था वो बंदा किसी ज़माने में। तो उसको मुख्तसर ये है कि आखिर में उसको फांसी कतल कर दिया, रजम कर दिया गया। तो इस बात का बहुत सदमा और दुख और रंजिश और हसद और गुस्सा था कादियानियों को। वो कादियानी जो कि उसकी तबलीग की वजह से अफ़गानिस्तान में कादियानी हुए थे और वो ज़्यादातर खोस्त में मौजूद थे। ये जहाँ कहीं पे भी ये फितना है उसने वहाँ पे कभी अमन नहीं पैदा होने दिया। तो आप अगर गौर करेंगे, कभी अफ़गानिस्तान की तारीख़ पाकिस्तान की नहीं पढ़ते तो अफ़गानिस्तान की हमने खाक तारीख़ पढ़नी है। लेकिन अगर कभी आप अफ़गानिस्तान की तारीख़ गैर जानिबदार होकर तफसील से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अफ़गानिस्तान में जितना भी अनरेस्ट पैदा हुआ है, जितने भी सियासी मसाइल पैदा हुए हैं, जितने भी कत्ल गारत गरी हुई हैं, जितने भी उसकी तारीख़ ने मुख्तलिफ़ करवटें ली हैं,
जो भी कुछ वहाँ में जुल्म इस्तबदाद, उन सब में खोस्त के जो रहने वाले हैं उनका बहुत अहम रोल है, और वो सब के सब कादियानी हैं जिन्होंने अहम रोल अदा किया वहाँ पे। और उन्होंने मुसलसल अफ़गान बादशाहों से, जो अफ़गान हुक्मरान थे, उनसे अपने सरदार और पीर और रहनुमा अब्दुल लतीफ़ ख़ान कादियानी का बदला लेने की कोशिश में बार बार नुकसान पहुँचाया अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान की तारीख़ बुरे तरीके से खोस्त के कादियानियों से ज़ख्मी है, और वो सारे के सारे इसके एक इशारे पर थे, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के। क्योंकि अच्छा, ना सिर्फ इतनी बात, कश्मीर की तारीख को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कश्मीर में जहाँ जहाँ पे भी 6-7 ऐसी रियासतें थीं, जहाँ पे सूबे कह लें, रियासतें कह लें, जहाँ पर मुसलमान जो थे उनकी अक्सरियत थी आबादी की, तो 19 यानी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ज़िंदगी में ही कश्मीर से लोग आए थे, और उन्होंने आके कादियानियत कबूल की, इसकी ज़ेर तरबियत रहे, इसके हाथ में बैयत की, और फिर इसे पूरा मिशन ब्रेन वाशिंग करवा के, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा के, फिर ये बहसीत मुग़ल मुबल्लिग़ कश्मीर वापस चले गए। और फिर उन्होंने वहाँ पे कश्मीर में बहुत सारे लोगों को तबलीग की, और ज़्यादातर जो सहीउल अक़ीदा मुसलमान थे उनको तबलीग करके दावत दी कादियानियत की, और काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने इसमें जो है वो दाखिल कर लिया कादियानियत में। तो कादियानी वहाँ पर मतलब अरसा दराज से वहाँ पे यानी कि ये जो वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ 1947-48 की जो वॉर है, इससे पहले एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने का मौका मिल गया कादियानियों को कश्मीर के अंदर। तो कश्मीर में बहुत सारे, यानी कश्मीर में खुर्शीद अनवर का नाम ले लें आप, कश्मीर में ब्रिगेडियर असलम खान उर्फ कर्नल पाशा का नाम ले लें, या उसके बाप ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान का नाम ले लें, या ब्रिगेडियर असलम खान के सगे भाई एयर मार्शल असगर खान का नाम ले लें, या इसके अलावा वहाँ पे जितने भी सरदार हैं, सरदार सिकंदर आयात और पता नहीं कौन कौन, कोई 100 में से 2 लोग भी मुसलमान नहीं होंगे, जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है। वो जो अपना फ़ारूक है, अब्दुल्ला हैं, ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने क्या किया, कादियानियों ने वहाँ पे एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई कि जी यहाँ का जो बादशाह है गुलाब सिंह, और इसने 1840 में उसकी हुकूमत आई, उसने बड़ा जुल्म इस्तबदाद किया वहाँ पे। तो इन्होंने वहाँ पे एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई कि मुसलमानों के सियासी और बुनियादी हुकूक जो हैं उनको पामाल किया जा रहा है, हमारे तशख़्ख़ुस को तस्लीम तो किया जाए। तो ये इसकी एक तारीख़ है पूरी। तो वहाँ पे वो अहम तरीन ओहदों पर पहुँचने में भी कामयाब हो गए, और एक अपना माफिया बनाने में भी कामयाब, जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान में है, इसी तरह का एक माफिया कश्मीर में भी है। वो 1901 से के वक़्त से या 1900 से पहले से वहाँ पे मौजूद है, और वो इतना बड़ा नेटवर्क था, और ये ज़ाहिर है वहाँ के हालात को बड़े बेहतर तरीके से समझते थे। और 1929 में ये जो ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी है, ये 2 दफ़ा मार्ज़ वजूद में, एक दफ़ा 1908 में लाहौर में आई, जिसमें मेन किरदार डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादियानी का था, और फिर एक दफ़ा ये 1929-1930 में वजूद में आई, जब 1929 में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने तफसीली दौरा किया कश्मीर का। तो उसके बाद उसने वहाँ पे वापस आने के बाद पूरे हिंदुस्तान में से मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा को इकट्ठा किया, एक जगह पे बिठाया, और उनका सब इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन यहाँ पे हमारे मुसलमान भाइयों के साथ बड़े जुल्म सितम हो रहे हैं। तो इनके जो पॉलिटिकल तशख़्ख़ुस है, इसको बहाल और बरकरार रखने के लिए कश्मीर में, और इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए बरतानिया हुकूमत के, बरतानिया बहादुर के सामने ज़रूरी है कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई जाए, और इनके साथ पर जो जुल्म इस्तबदाद कर रहे हैं हुकूमतें कश्मीर में मुसलमानों पर, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए और कहा जाए कि ये ज़्यादती है, इसको बंद किया जाए। चुनाचे 1900 शिमला में 1929-1930 में दोबारा से ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी बनी, और उस ऑल इंडिया मुस्लिम कश्मीर कमेटी का जो पहला सदर था वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद बना। और उससे पहले कादियानियत के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कश्मीर में रेजिस्टेंस पाई जाती थी, लेकिन जब वो 1 साल जब वो सदर बना कश्मीर कमेटी का, तो कश्मीरियों ने कश्मीर में कश्मीरी कादियानियों ने ये जवाब पेश करना शुरू कर दिया कि यार ये सारे जो हिंदुस्तान के उलमा हैं क्या अंधे हैं, इनको पढ़ समझ नहीं है
कि उन्होंने एक कादियानी को कश्मीर कमेटी का जो है सदर बना दिया, चेयरमैन बना दिया। तो इसका मतलब है ये लोग ठीक हैं, तभी तो सब मुसलमानों ने इत्तेफाक राय से इनको बना दिया। और ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की चाल थी, ये बनाई जाए, दोबारा से इस्टेब्लिश की जाए, मुझे उसका सदर बनाया जाए और फिर मैं तबलीगी सतह पे इसका इस दलील से फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोगों को कादियानियत में दाखिल करूँगा। और उसमें कामयाब हो गया। वो 1.5 साल उसका चेयरमैन रहा उस कमेटी का। उस दौरान लिटरेचर और मुबल्लिग और आने और जाने और पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। कोई ऐसी गली नहीं थी, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं था, कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं था जिस तक कादियानियत का जो पैगाम है वो कश्मीर में नहीं पहुंच गया हो। चुनाचे वो उसके पूरे सेटअप से वाकिफ़ थे। उनको पता था कि स्कर्दू में इस वक्त क्या सूरत हाल है, उनको मालूम था कि इस वक्त बल्तिस्तान की क्या सूरत हाल है, उनको मालूम था कि इस वक्त बारामूला श्रीनगर की क्या सूरत हाल है, उनको पता था कि मुजफ्फराबाद में हम कितने कादियानी हैं। तो ये जो सूरत हाल थी ये उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम थी। वो क्योंकि पाकिस्तान के नज़रिए, पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के शुरू से मुखालिफ थे, तो ये किसी तरीके से ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम रियासत बने। चुनाचे वो पाकिस्तान की बल्कनाइजेशन का जो तस्वुर था ये इनके ज़हन में शुरू से बहुत कॉन्सेप्ट ये क्लियर था और उसके ऊपर ये काम कर रहे थे। चुनाचे अगर कश्मीर पाकिस्तान के पास आता तो पाकिस्तान स्ट्रेंथन होता, तो पाकिस्तान स्ट्रेंथन ना हो इसके लिए उन्होंने सौदेबाजी की इंडिया के साथ और वो कश्मीर पूरे का पूरा उठा के कश्मीर इंडिया की झोली में डाल दिया। ये जब जंग हुई, ये जब इन्होंने खोस्त से, वो जिनको हम कहा जाता है कि ये जनाब पाकिस्तान के ही कोई ट्राइब्स कबायली लोग थे जिन्होंने हमला कर दिया पाकिस्तान की फ़ौज के ट्रकों में मुजफ्फराबाद और इन सारे इलाकों को, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हाँ, ये बात सही है कि वज़ीरिस्तान में वज़ीर, महसूद, आफरीदी और बहुत सारे लोग ज़ाहिरी तौर पे बेशुमार ताकतवर लोग कादियानी हैं और हिडन कादियानी भी हैं और कादियानी नवाज भी बहुत हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इन लोगों को बहुत काम करने का मौका मिला है वहाँ पर, और इन्होंने वहाँ पे कोई ऐसा पहाड़ नहीं छोड़ा, कोई ऐसी खो नहीं छोड़ी जहाँ पे कादियानी नहीं है जो और उसके मफादात के लिए काम ना कर रहे हों। तो कश्मीर में कादियानियों का मकसद ये भी था कि किसी तरीके से हम कश्मीर में एक अहमदी रियासत बनाने में कामयाब हो जाएं, जो एक मॉडल स्टेट हो। इसके लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। जब उनको ये नज़र आया कि ये नहीं हो सकता तो उन्होंने कहा फिर ये पाकिस्तान का हिस्सा भी तो ना बने ना। तो और एक और बात समझ आए कि पता सवाल कर सकता है कोई आदमी कि जनाब ये क्या बात हुई, एक आदमी है, सफ़ेद दाढ़ी है, सिर पे सफ़ेद पगड़ी बांधी है, बूढ़ा हो गया, 1965-66 में उसका 67 में शायद उसका इंतकाल भी हो गया। हाँ, इससे पहले ही हो गया, बहरहाल 65 के दौरान आगे पीछे कहीं हुआ है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद का इंतकाल। तो उसके एक इशारे पे कैसे खौफ से लोग उठ के पागल हैं क्या? अरे भाई बात सुने, बात यह है कि ये एक मिशनरी है, इनकी जो ट्रेनिंग है वो ईसाई मिशनरीज़ जो पहले से पाकिस्तान में हिंदुस्तान में काम कर रही थी उन्होंने की थी, गुलाम कादियानी की भी, और उनको पूरा प्लान भी उन्होंने दिया था। और पीछे शैतान खड़ा था, शैतानी ताकतें खड़ी थी, इल्यूमिनाटीज़ खड़े थे, फ्री मैसन्स खड़े थे, जिन्होंने कि इनको एक बहुत वेल इक्विप्ड करके, बड़ा ट्रेन करके जो है ना वो तैयार किया। और आइडियालॉजी इनके पास बड़ी ज़बरदस्त थी। और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो था उसने जब कश्मीर कमेटी दोबारा से उसको कंस्टिट्यूट करने का लिए मूवमेंट शुरू की तो उसमें बहुत सारे यह अहरार थे। उन्होंने क्यों उसकी मुखालफत की? उन्होंने कहा ये तो कादियानी है, ये तो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं मानते, तो ये किस तरह मुसलमानों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ कश्मीर में कर सकते हैं? ये तो वहाँ पे जाके गन फैलाएंगे। और बात भी यही थी कि वो ये चाहता था कि किसी तरीके से जो हमारी आइडियोलॉजी है कादियानियों की, इस आइडियोलॉजी की तबलीग हम करें कश्मीर के अंदर। कश्मीर में सप्रेस लोग हैं, हमारी बात सुनेंगे। पूरे हिंदुस्तान ने कश्मीर के मसले को 1947 से पहले तो वो सही तरीके से समझा ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। जैसा हिंदुस्तान में रहते हुए मणिपुर के मसले को आज तक जो मेन स्ट्रीम इंडिया है वो जानता ही नहीं है। वो कई लोग ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको यही नहीं मालूम कि मणिपुर है कहाँ पर, इसका मोहल्ले वकूफ़ क्या है। इसी तरह कश्मीर के बारे में भी नहीं जानते थे। तो कश्मीर के मसले को हाईलाइट करने में काफ़ी हद तक कादियानियों का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने उनको उसको हाईलाइट इसलिए नहीं किया कि मुसलमान वहाँ पे जो मौजूद हैं वो उससे उस जुल्म इस्तबदाद के दो चक्की के दो पाटों में से निकल जाए, बल्कि उन्होंने उसको एक
मौका समझा पॉइंट स्कोरिंग के तौर पे कि अगर हमने किसी तरीके से सिंपैथीज पैदा कर ली कश्मीर के मुसलमानों में के दिलों में और फिर इसके अलावा बकाया बाकी हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में, तो हमारा पैगाम पहुंचाना उनके अपनी तबलीग का वो आसान हो जाएगा। इन यहाँ पे क्योंकि एक ऐसा सिस्टम हमें समझे नहीं है, मैंने कई दफ़ा वीडियोस में अर्ज किया है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो था वो बहुत हरामी आदमी था, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। उसने पूरी दुनिया हिंदुस्तान के मुसलमानों को और उलमा को आगे लगा के रखा हुआ था। और उसने अपनी ज़िंदगी में वो जब कम्युनिकेशन बड़ी मुश्किल थी, वो तब जब सही तरीके से सड़कें नहीं बनी थी, जबकि पूरे पाकिस्तान के अंदर रेल का निज़ाम इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, पूरे हिंदुस्तान में डाक का निज़ाम इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था, इसके बावजूद उसका पैगाम दूर दूर तक हिंदुस्तान के किनारों तक पहुंचा, बल्कि अफ़गानिस्तान तक पहुंच गया। उसने अपने मरने से पहले 40,000 लोगों से ज़्यादा के हाथ पे बैयत ले ली। वो बैयत क्या थी? क्या तुम अल्लाह का जिक्र करोगे? तुम सुन्नत के का इत्तबा करोगे? नहीं, वो बैयत इस तरह की बैयत नहीं थी। वो बैयत ये थी कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उसने अपने बारे में कहा कि मुझको तुम मसीह मऊद और एक ज़िल्ली और बरूज़ी नबी तस्लीम करते हो, इस मेरे पे ईमान लेके आते हो और अब तुम मेरे असहाबी हो गए हो, और ये पैगाम कि एक अल्लाह का नबी और आ गया है, वो उसका ये पैगाम तुम पूरे हिंदुस्तान बल्कि जहाँ तुम जाओगे वहाँ पहुँचाओगे, मेरी किताबें पढ़ोगे, लिटरेचर पढ़ोगे। और हमने इस दुनिया में एक अमली इस्लाम की, जो कि कादियानी इस्लाम है, अहमदी इस्लाम है, उसकी हमने एक नमूना पेश करना है और एक ऐसी रियासत बनानी है। और एक इसी अजीबोगरीब किस्म का करिश्मा था उसकी शख्सियत में कि जो भी एक दफ़ा उसके जाल में आता था, उसके साथ उसकी आंखें चार होती थीं, वो अपनी ज़िंदगी का मकसद, अपने गम, अपने दुख, अपनी प्रायोरिटीज़, अपने इश्क, अपनी मोहब्बतें, अपने बीवी बच्चे, घर बार, ज़मीन आसमान भूल जाता था और उसके ट्रांस में चला जाता था, उस स्पेल में चला जाता था और उसके लिए काम करने लग जाता था। और ये शैतानी नौसत जो है, ये शैतान का जो शैतानी मकर और ये फरेब और ये उस शैतान का जो फैज़ है, फैज़ तो नहीं कहना चाहिए, एक एंटी फैज़ है, पलीत, वो फिर उसके खलीफों में ट्रांसफ़र हुआ। तो ये जहाँ कहीं पे भी कादियानी मौजूद होते हैं, ये रबवा उनके लिए मक्का और मदीना से ज़्यादा मुकद्दस है। और फिर उस वक्त जो वक्त मौजूद में उनका जो खलीफा होता है, वो उनके लिए नबी की हैसियत रखता है। वो जो इशारा करता है वो करते हैं, उनको ये नहीं सोचते कि इसका मकसद क्या हो, इसका नतीजा क्या निकलेगा। चुनाचे उसने जब खोस के मुसलमानों कादियानियों को कहा कि आ जाओ कश्मीर पे हमला करो, तो उन्होंने पूछा नहीं कि क्यों, एंड दैट्स इट, ये हुआ है। और फिर इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। ना उस वक्त के पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों को इस बात में दिलचस्पी थी कि इससे पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर असर पड़ेगा, जबकि हमारे मुल्क को बने हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे मुश्किल से। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, होने दो, बस आप जिस चीज़ से खलीफा खुश होगा वो काम कर गुजरना है, ये इनका ज़िंदगी का मकसद था। चुनाचे हमारी ज़िंदगी में पाकिस्तान के अवाम जो मुसलमान हैं, जो सुन्नी हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबीयीन तस्लीम करते हैं, अम्बिया का सरदार तस्लीम करते हैं, सरापाए नूर तस्लीम करते हैं, ये उनका अक़ीदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत रखते हैं, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा माशरती, सियासी, माशी जो कैंसर है वो कश्मीर का मसला है। और कश्मीर का मसला पैदा कादियानियों ने किया है। और एक और बात भी जान लीजिए कि अगर इस वक्त अभी तक 200 के करीब कश्मीर में कश्मीरी लीडर्स पैदा हुए हैं, तो वो उसी पॉलिटिकल थॉट की बुनियाद पे पैदा हुए हैं जो कि कादियानियों ने वहाँ पे मुतारफ़ करवाया कि यार तुम लोग बड़े पिसे हुए हो, तुम लोगों की पॉलिटिकल नुमाइंदगी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कश्मीर में। उसके नतीजे में जो है वो लीडरशिप पैदा हुई, जिसमें अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला और पता नहीं कौन कौन लोग सामने आए। ये अगर फ़र्ज़ करो 200 लीडर है ना, सियासी लीडर अभी तक पैदा हो सके हुए हैं कश्मीर में, तो उनमें से 196 से ज़्यादा कादियानी हैं और खुल्लेआम कादियानी है। और जो हमारा आज़ाद कश्मीर है ना, इसका भी सदर, वज़ीर आज़म, ये जितने भी वज़ीर दाखिला इगड़म तिगड़म जितने भी होते हैं ना, ये भी सब कादियानी होते हैं शुरू से ही। और कश्मीरियों में एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनको हम ये गुमान करते हैं कि मुसलमान हैं, हकीकत में जितने भी इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं उनकी गालिब तरीन अक्सरियत कादियानियों की है। तो ये मसला भी कादियानियों का पैदा किया हुआ है। इस हकीकत को, इस तारीख़ के सच को जो अगर हम तस्लीम नहीं करेंगे, तो जितने मर्जी हम योम स्याह मना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें नहीं पता खुर्शीद अनवर का क्या रोल था, हमें मालूम ही नहीं है। इतनी पुरस्कार शख्सियत गुजरी है ये कश्मीर की तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान से पहले के दौर में, जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते हैं। और
इस मेन कमांड जो थी वो इसी के हाथ में थी, खुर्शीद अनवर के हाथ में थी। जब उसने ये रिक्रूटिंग की है और वो जो होश से लोग आए हैं, असला मुहैया किया है, ट्रेन किया है, राशन दिया, ये किसने दिया? ये जो 1948 1947 में कश्मीर की जंग हुई है, ये जो जंग है ये कोई रियासत पाकिस्तान की मर्जी से तो हुई नहीं है। तो उस वक्त तो बराह रास्त अहकाम तो सारे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के थे फौज को, और वो ये सब कुछ कर रही थी। तो कायदे आज़म ने नहीं कभी भी चाहा कि वहाँ वो कश्मीर के भारत के ख़िलाफ़ जंग करे, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत के मफाद में नहीं था तब। तो 70 साल 75 साल पहले की बात है। आज तजिया करके देख लें जितने भी थिंक टैंक हैं, लेकिन जो कादियानी होंगे वो कभी भी नहीं ये बात कहेंगे। कोई नहीं कहेगा कि किसी जगह पे कश्मीर में कोई रोल था। कश्मीर कमेटी का हम नाम लेते हैं, कश्मीर कमेटी की हिस्ट्री हमें मालूम नहीं है कि कश्मीर कमेटी, ऑल इंडिया मुस्लिम कश्मीर कमेटी क्या थी, वो कैसे मार्ज वजूद में है। उसका पस मंज़र ये है कि इस कमेटी को बनाने वाले, इसको कंस्टिट्यूट करने वाले पहले दिन से कादियानी थे, क्योंकि कादियानियों ने कश्मीर के मसाइल को समझ लिया था। वो गुलाब सिंह ने जितने भी इंतहाई ज़ालिमाना किस्म के टैक्सेस जो है वो अप्लाई किए हुए थे कश्मीर के इन मुसलमानों के ऊपर, वो बहुत तकलीफ़ दे थे, और उसके ख़िलाफ़ कोई इनके पास प्लेटफार्म नहीं था। ये प्लेटफार्म देने के शैतानी दिमाग ने कहा कि आप लोग अगर ऐसे करें ना तो ये पॉलिटिकल प्लेटफार्म आपका बनना चाहिए, ये हो जाएगा, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये कश्मीर में आपका भी रोल होना चाहिए। हिंदू तो ये हैं, यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसके मुताबिक आपका भी एक रोल है। और दुनिया में से ये बादशाहतें ख़त्म हो गई हैं और जमहूरी रियासतें बन रही हैं। जब जमहूरी रियासतें बनेंगी तो आपकी आबादी की वजह से आपको नुमाइंदगी मिलेगी आपकी कौमी असम्बली में। और ये वो ख्यालात तो ये ठीक थे, लेकिन इनका मकसद क्या था? इनका मकसद अहमदी आइडियोलॉजी जो थी, कादियानियों की जो आइडियोलॉजी थी, उनके जो अकायद थे, उनकी तबलीग करना था, और उसके ज़रिए अफ़गानिस्तान कश्मीर को जहर आलूद करना था, वहाँ के माहौल को, जो उन्होंने कर दिया। अभी ये जो लोग पैदा हो गए जो कहते हैं कि ये तो एक टेरिटरी, एक ज़मीन के ऊपर झगड़ा है और इसके 3 बड़े बड़े प्लेयर हैं, एक चाइना है, एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है। यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं उनके साथ तो उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात भी अपनी जगह पे ठीक है, गलत नहीं है। कश्मीर का मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जिसके लिए सबसे पहला ज़रूरी काम यह है कि पूरी कौम एक नुक्ते पे इकट्ठी हो जाए और ये जान जाए कि कश्मीर का मसला जो है वो पैदा कादियानियों ने किया था। वो ये जान जाए कि कश्मीर के मसले में सबसे पहले रियासत पाकिस्तान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ खोस्त से जो अफ़गान कादियानी आए थे, अफ़गानिस्तान के कादियानी, उन्होंने जब आके कश्मीर के ऊपर हमला किया था और यहाँ पे कत्ल गारत गरी की और लूट मार की जब, और बहुत बड़े बड़े जुल्म किए हैं। मीरपुर में 400 से ज़्यादा हिंदू और सिख औरतों ने कुओं में छलांग मार के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, क्योंकि वहाँ से बड़ी तादाद में औरतों को उठा के ये लोग ले आए वहाँ से। और फिर इंडिया का ये क्लेम है कि उन औरतों, हिंदू और सिख औरतों को बाद में उन्होंने जो है वो ब्रूथल हाउसेस में, यानी कि क्या कहते हैं उनको, जिना के अड्डों के ऊपर औरतों को ला के बिठा दिया, रावलपिंडी में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। मतलब वो अपने साथ ले गए उनको, और जो लूट मार की वो इसके अलावा थी, जिसकी जवाज़ में, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा वाक़या पेश आया कि फिर इंडिया की फ़ौजें उतरी। अब ये तारीख़ क्योंकि पेचीदा और बहुत उलझी हुई है, इसके ऊपर मैं इस तारीख़ के मुकम्मल बयान करने जाऊँगा तो 4-5 घंटे लग जाएंगे। हो सकता है फिर आपका इतना इंटरेस्ट ना रहे, लेकिन ये जान जाएं कि सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो मुसलमान हैं वो ये जान जाएं कि कश्मीर का मसला कादियानियों ने पैदा किया था। कश्मीर में सबसे पहले हमला कादियानियों ने किया था, और इस बुनियाद पे किया था कि हम कश्मीर के मुसलमानों को के जो ऊपर जो जुल्म इस्तबदाद हो रहा है, इससे हम इनकी जान खलासी करवाने के लिए इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस वक़्त भी 20,000 से लेके 1 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को, फिर RSS जब आई यहाँ पर, जब इंडियन फोर्सेस आ गई। अब देखें, इस वक्त दुनिया के पिछले 70 साल से हम 3 जंगें, कम अज़ कम 3 जंगें कश्मीर की वजह से इंडिया के साथ लड़ चुके हैं, और उन तीनों की बुनियादी वजह कादियानी है। और इसके साथ साथ जो मोस्ट मिलिटराइज्ड टेरिटरी है इस वक्त दुनिया में, उनमें से वन ऑफ देम
जो है वो कश्मीर भी है। कश्मीर में अभी तक 1,00,000-1,50,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ जो इतने भी अभी तक टर्मोइल हुआ है, जो भी वहाँ पे खाना जंगी कह लें, जुल्म व सितम फ़ौज ने किए हैं इंडिया की, उसके नतीजे में 1 लाख से ज़्यादा मासूम ने हत्या का दिया, ये अपने कश्मीरी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और 6 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स जो हैं इंडिया के वो वहाँ पे तैनात हैं पूरे के पूरे कश्मीर में। कश्मीर एक जन्नत नज़ीर है। कश्मीर का नाम कश्मीर क्यों है, कश्मीर की तारीख कितनी पुरानी है, कश्मीर कितना हसीन है, कश्मीर में ज़ाफ़रान क्यों पाया जाता है, कश्मीर का सेब बड़ा क्यों होता है, वहाँ पे खेत खलियान लैंडस्केप बहुत खूबसूरत क्यों हैं, और कितना दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में क्यों शुमार। मैं इस पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि कश्मीर की वजह से दुनिया में कितना बड़ा अनरेस्ट है, कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कितनी बड़ी, मैं तो ये समझता हूँ कि किसी न किसी तरीके से देखे जाए तो कादियानियों ने इंडियन गवर्नमेंट को भी ट्रैप कर लिया हुआ था, शुरू से लेके आज तक किया हुआ है। वो ये समझ रहे हैं कि हमको पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ये हमारे साथ बड़ा ताउन कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमने नाकदम किया हुआ है पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तान के अवाम का। तो बात यह है कि कादियानी जितने ज़्यादा मुझसे पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, उतने ही ज़्यादा हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए भी ख़तरनाक है। अभी तो आप मुशरिक हैं ना, जब कादियानियत कबूल कर लेंगे ना हिंदुस्तान के हिंदू, तो मुर्तद हो जाएंगे। तो हिंदू के लिए, काफिर के लिए तो फिर दावत और ज़िम्मी बन सकता है वो किसी मुसलमान रियासत का, लेकिन मुर्तद तो नहीं बन सकता ना। मुर्तद के लिए वो एक ही हुक्म है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, वो वाजिबुल कत्ल है। तो कोई आपको फ़ायदा नहीं होना। और जब और आपने अभी अगर आप कभी गौर करें तो आपका जितना बड़ा बजट इंडिया का पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर लग रहा है, और जितनी जंगें वो लड़ चुका है, और जिसकी वजह से जितना वो कमज़ोर हो चुका है और जितना इंगेज रहा है, वो इतना बड़ा मिलिट्री बजट इंडिया का, इतना बड़ा डिफेंस का जो बजट है, उसकी वजह भी कादियानी है, क्योंकि वो उनकी माइंड प्रोग्रामिंग करने में कामयाब हो गए हैं कि कश्मीर अगर तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। कश्मीर में अगर तुम कश्मीर में तुम्हारी हुकूमत नहीं होगी तो फिर तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा इतने बड़े 130 करोड़ के आबादी के मुल्क का। तुम जो कहते हो तुम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हो, तो तुम एक इतना से छिटांग जितने कश्मीर को जो है पीनट जितना है वो तुम्हें काबू नहीं कर सके। तो कहने नहीं, मैं कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत बड़ा हाथी हूँ, मैं तो काबू करूँगा, वो तो मेरे पास ही रहेगा चाहे किसी कोई भी कीमत देनी पड़े। उस पर वो भी खुश हैं। उनको भी फंसा के रखा हुआ, इधर से मुस्लिम पाकिस्तान को भी फंसा के रखा हुआ, और फिर अंदर ही अंदर दबा के आज के दिन भी कई हज़ार लोगों को कश्मीर में कादियानियत की दावत कादियानियों ने दी होगी, और ये तसलसल के साथ पिछले 70 साल से दिए चले जा रहे हैं। बज़ाहिर तो जंग हो रही है, कहीं पे इस्लाम की तबलीग मुसलमानों ने, उलमा ने कुछ भी नहीं किया इसके सिलसिले में काम, लेकिन ये नहीं रुक रहे, ये कादियानियत का पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं। ये कहे जा रहे हैं कि यार कैसे नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। वो वही वाली दकियानूसी मुगालता पेश करते हैं कि यार इंसान तो आ रहे हैं लेकिन रोटियां नहीं बंद हो गई है, भूख तो लगी हुई है इंसानों को। तो नबूवत कैसे, इंसान आ रहे हैं और नबूवत नहीं आ रही, हिदायत कैसे भी लगी लोगों को। वो कहे जा रहे हैं कि वो भाई इंतज़ार ना करो क्या क़यामत की निशानियों का, कि हज़रत ईसा आएंगे। हज़रत ईसा आ चुके, आज के इस दुनिया से जा चुके। वो जो कादियान में मरा हुआ है वो मुर्दार हो गया है, कब्र में पड़ा है, भेजती मकबरे में गुलाम कादियानी, वही तो असल में मसीह मऊद था। अब अपने हिस्से का काम करो, तबलीग करो, इस्लाम फैलाओ। और ये बताओ कि अभी एक और नबी आया था और उसने आगे पैगाम दिया था और हमने उसकी बात नहीं मानी, उसके ऊपर ईमान लेके आओ। वो चला गया दुनिया से, उसके ऊपर ईमान लेके आओ। तो ये है वो कॉन्फ्लिक्ट, इसको समझने की ज़रूरत है, इस तारीख़ को समझने की ज़रूरत है, कादियानियों के नज़म को समझने की ज़रूरत है, कादियानियों की आइडियोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। और ये समझ जाएं कि कादियानियत का मसला खाली मजहबी मसला नहीं है, ये सियासी मसला भी है। आप देखें ना, पाकिस्तान की सारी रियासत के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया डे 1 से। 1947 से हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकलने के बाद कादियानियों की ग़ुलामी में आ गए। आप किसी पाकिस्तान के इदारे का नाम लें फ़ौज समेत, वहाँ पे सारे जो अरबाब इक़्तिदार है सब कादियानी हैं, सब उनके हाथ में है। आप मुझे बताएं ना, 2 हफ्ते में कैसे बन सकता है रबुआ का रेलवे स्टेशन? आप जाके देखें तो सही कितना बड़ा है वो। 2 हफ्ते में पूरा कंस्ट्रक्ट हो गया, तैयार हो गया। मैं देख के आया हूँ, मैंने देखा हुआ है सारा। वो उसकी दीवारों को छुआ, अंदर चहलकदमी की है उसकी। तो कश्मीर का मसला जो है वो
आप पॉलिटिकली टेबल पे बैठ के हल ही नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है, इसके जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे कादियानी हैं। इधर से पाकिस्तानी जो प्लेयर्स बैठते हैं वो भी कादियानी है, कादियानी नवाज हैं। जो उधर से पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी वो भी कादियानी है। जो पहले पहले पॉलिटिकल मुसलमान लीडर पैदा हुआ वहाँ पे वो भी कादियानी था और आज तक कादियानी है। ये सब कादियानी है वहाँ पे कश्मीर में। और आप देखें ना कश्मीरियों की, आप कभी मीरपुर जाके देखें, वो जैसे आप उस तरफ जाते हैं उनको पता चलता, कहते हैं ये पाकिस्तान से आए। वो आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते। और इंतहा उनको फ़र्ज़ करें पता चल जाए ना कि ये पानी का एक प्याला पीने से, मैं ये पानी का प्याला है और ये कादियानी के हाथ में है और मुझे पानी की ज़रूरत है, मैं मुसलमान हूँ, उसको पता चल गया है और वो हम मीरपुर में हैं, वो पानी का ये प्याला मुझे नहीं देगा, वो मेरा इंतज़ार करेगा मेरे मरने का। इतनी सख्त नफरत करते हैं कादियान कश्मीरी पाकिस्तानियों से। ये बेसिकली वो जो पाकिस्तान से कश्मीरी नफरत करते हैं वो कौन लोग हैं? ये कादियानी है ज़्यादातर। अब देखें ना, ये ब्रिगेडियर असलम खान उर्फ कर्नल पाशा, इसका स्कर्दूक में कितना बड़ा, गिलगित में जो इसका कितना बड़ा रोल है। जब फर्स्ट वॉर हुई है पाकिस्तान इंडिया की 1947-48 में, तो उस वक्त ब्रिगेडियर असलम खान उर्फ कर्नल पाशा, ये 27 अगस्त 1918 को पैदा हुआ और 12 अक्टूबर 1994 को ये मरदार हो गया। और ये कादियानी था। आप पूछेंगे कैसे कादियानी था? भाई मैं कैसे ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, क्योंकि ये असगर खान, एयर मार्शल असगर खान का सगा भाई था और एयर मार्शल असगर खान कादियानी था। ये भी कादियानी था और इसका बाप भी कादियानी था। उसका नाम ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान था। वो अमेरिका कश्मीर की फ़ौज में पहले से ही बहैसियत ब्रिगेडियर, वहाँ से वो रिटायर था। वो अरेस्ट भी हुआ, बड़ी लंबी बात है उसकी। और ये जो इसको बहुत सारे, यानी कि ये जो स्कर्दू का जो मुहासरा हुआ था, इसमें अहम तरीन रोल अदा किया ब्रिगेडियर असलम खान ने। और इसके पास अवार्ड से हिलाल जुर्रत थी। और इसके अलावा ये कि खोस्त के एक पश्तून कबाइल के हमले की क़यादत खुर्शीद अनवर कर रहा था। ब्रिगेडियर असलम भी इस हमले का हिस्सा बन गया। रिटायरमेंट के बाद ब्रिगेडियर असलम खान कादियानी ने जेम्स हिल्टन के नावल लॉस्ट होराइजन से मुतासर होकर शंग्रीला रिजॉर्ट बनाई और फिर जिसको अब इस वक्त उसका बेटा आरिफ असलम खान कादियानी चलाता है। ये जो शंग्रीला रिजॉर्ट है ना, इतना मशहूर, ये भी कादियानियों का है। तो मैं एक सवाल छोड़ता हूँ आपके पास कि अगर हमारे पास ट्रू हिस्ट्री के फैक्ट्स नहीं होंगे तो किसी भी रियासती मसले को हम किस तरह हकीकत पे मबनी उसका हल तलाश कर सकेंगे, जबकि हमारे पास कोई गाइडलाइन ही नहीं होगी, हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं होगा, हमें मालूम ही नहीं होगा कि रतन बाग लाहौर का कितना बड़ा रोल है 1947-48 की इंडिया पाकिस्तान की कश्मीर वॉर में। हमें कैसे पता चलेगा कि कायदे आज़म को तो मालूम ही नहीं था, वो तो चाहते ही नहीं थे किसी सूरत में इंडिया के साथ जंग। और ये जंग जो है वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की मर्ज़ी और एमा के ऊपर हुई। देखें, अल्लामा कायदे आज़म कादियानियों ने यकीन दिलाया इसराइल को कि कोई मसला नहीं है, आप 1948 आप बन गए ना पाकिस्तान, इसराइल बन गया, हम आपको तस्लीम कर लेंगे। ये कायदे आज़म को मना लेंगे। कायदे आज़म माने नहीं, वो माने नहीं इसको तस्लीम, इसराइल को तस्लीम करने पे। और फिर वो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि कादियानियों ने उनको जान से मार दिया। लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं थी कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता, तो नहीं किया उसने। तो कुछ तो मंसूबा, वो भी तो सबसे बड़ा मंसूबा साज है। तो मेरी गुजारिश ये है कि डरे नहीं। अगर हमने पाकिस्तान बनाते हुए नहीं डरे थे, हमने 10 लाख से ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश कर दी, 10 लाख से ज़्यादा नफूस जो है वो कत्ल हो गए पाकिस्तान बनाने में। तो पाकिस्तान बनाने में जब आप खौफजदा नहीं हुए तो पाकिस्तान को बचाने में क्यों खौफजदा हैं? या तो आप बनाते नहीं, अब आपने बना लिया है और अब उसकी सर्वाइवल की जंग है, तो अभी भी ना डरें। हम रियासत पाकिस्तान
मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पे हासिल की थी। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1947 से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले पूरा नारा ये था। बाद में कादियानियों ने आके क्या किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हटा दिया उसमें से। अब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो प्यो कहेगा आके, नहीं तो कादियानी ने अपना ला देना जो थे, उन्होंने लाता है। तो गुजारिश ये है कि इस प्यारी धरती, सोनी धरती को बचाने के लिए अपना रोल अदा कीजिए। कश्मीर का मसला, कश्मीर हमें मिले या हमें ना मिले, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग तो हमें होनी चाहिए ना कि ये हमारे से गया कैसे है, ये हमारे लिए बोन ऑफ कंटेंशन कैसे बना है, इसकी वजह से हमने 3 जंगें क्यों लड़ी हैं, इन 3 जंगों का फ़ायदा किसको हुआ है। क्या पाकिस्तान ने वो जंगें जीती हैं? आप जितना मर्जी कहें जी, रात के अंधेरे में दुश्मन ने बुज़दिलाना हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर 1965 में, झूठ है, ये हुआ ही नहीं। ये वाली जंग भी कादियानियों ने प्लान की हुई थी और उनको 1963 में ही पता चल गया था, क्योंकि उन्होंने खुद ही तो करनी थी, कि उनको पता चल गया था कि हमने 1965 में वॉर करनी है उनके साथ। तो 1963 में ही रब्वा में जो है वो ब्लैकआउट करने की ट्रेनिंग, और जब हमला हो, क्योंकि सरगोदा पास था, तो अगर हुआ तो यहाँ पे बम ना गिरे, तो इसको कैसे सेव करना है, तो लाइटें कैसे बुझानी है, तो छुपना कहाँ पे है, और अपने लिए जो ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे आप छुप सकें, आपकी जान बच सके। रब्वा तबाह ना हो, रब्वा में कादियानी तबाह ना हो। वो तो 65 में वॉर होनी थी, 63 से वो जो है ना वो ये रिहर्सलें और डिफेंस की ये सारी जितनी भी टैक्टिक्स थे वो सीख रहे थे और ट्रेनिंग दी जा रही थी उनको बाकायदा। पूरे पाकिस्तान को कोई होश नहीं थी क्या उन्हें, उनको पता था। मालिक है ना जी पाकिस्तान के सारे, जितने भी हुकूमत के जितने भी इख्तियारात हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं जंग के या अमन के, उनके हाथ में है। ये पाकिस्तान की आबादी का 1% भी नहीं है, आधा फीसद भी नहीं है यह, लेकिन पूरे पाकिस्तान के मालिक हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जितने भी पाकिस्तानियों, आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में, सारे लीडरों को क्या लेना देना है, उनका तो कोई मज़हब है नहीं। पाकिस्तान में जितने भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, ये सारी कादियानी हैं। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो गैर कादियानी हो। एक ही मुसलमान था, वो भुट्टो थे, भुट्टो साहब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, वो इस दुनिया में इन्होंने मार दिए। इसलिए क्योंकि 1974 में 1973 के आइन में अमेंडमेंट करके दूसरी अमेंडमेंट के तहत इनको काफिर करार दे दिया था, मुर्तद करार दे दिया था, जिसका इनको आज तक बड़ा वट है, बड़ा दुख है, बड़ा गम है, और ये मुसलसल उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। यहूदियों में अगर और कादियानी में आप कंपैरिजन करेंगे तो ये आपको यहूदियों से 10 गुना ज़्यादा पलीद और हरामी और बेगैरत मिलेंगे, महसूस होंगे। यकीन आएगा आपको कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब लोग हैं। तो इस हकीकत को तस्लीम करने की ज़रूरत है, इस पर बहुत सारी बात करने की ज़रूरत है। समझे मैंने जो बयान किया झूठ है, आप तहकीक करें इसके ऊपर, आप इसके ऊपर तहकीक करें, आप इसके ऊपर जम के बैठ के मुताला करें, और फिर ये कहें कि नहीं यार महमूद ये हमारे पास दलाइल हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। देखें जाके के कश्मीर के, हमें क्या, हमने तो लफ्ज़ कश्मीर सुना है ना, कश्मीर तो हम नहीं गए। इधर तो कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर नहीं देखा हुआ, तो जम्मू मकबूजा कश्मीर किसी ने खाक देखना है। तो वहाँ पे उनकी जो इस वक्त डेमोग्राफी है पॉपुलेशन वाइज, वो तो हमें मालूम नहीं है। और वहाँ पे जितने फ़र्ज़ करें, आपको नज़र आता है कि वहाँ पे 2 करोड़ मुसलमान हैं, किस बात की गारंटी क्या है कि वो 2 करोड़ के 2 करोड़ मुसलमान हैं। ओ भाई, सन 1900 से पहले से कादियानियत वहाँ पे काम कर रही है। तो आप तस्वुर कर सकते हैं कितने का, कोई एक उन्होंने मुसलमान लीडर नहीं पैदा होने दिया। जितने लीडर्स हैं सब कादियानी हैं, जितने भी कश्मीरी लीडर हैं सब कादियानी हैं। तो जब वो सब कादियानी हैं, मुसलमानों की तो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं कश्मीर में। कश्मीर के मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी करने वाले मुसलमान नहीं है। भाई इससे बड़ा अलमिया और क्या कश्मीर का हो सकता है। ऐसी जन्नत को हमने क्या करना है। वहां से अगर फ़र्ज़ करें कि इंडिया वहां से निकल जाता है और कश्मीरियों के हाथ में कश्मीर की हुकूमत आ जाती है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो लोग अच्छा सलूक करेंगे पाकिस्तान के साथ? वो इंडिया से भी ज़्यादा गंदा और गलीज़ सलूक करेंगे। वो एक नई मुसीबत आपके लिए पैदा कर देंगे। तो इस वक्त क्या ये जितनी मैंने हकायक बयान की हैं, उलमा जानते हैं इसको, ये जानना चाहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है। पाकिस्तान दुनिया भर के उलमा को कोई
ये तो कश्मीर हकीकत में उम्मत मुस्लिमा का सबसे संगीन सुलगता हुआ मसला है। पूरी उम्मत को सर जोड़ के बैठना चाहिए इसके ऊपर कि भाई इसका बनेगा क्या, करना क्या है। ये तो सारे का सारा गंद जो है ये तो कादियानियों का फैलाया हुआ है और इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए फौरन। क्या हुआ इसी में, इस मसले के ऊपर बात होगी कभी जिंदगी में? कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तो ये वो हकायक हैं। 5 फरवरी ब्लैक डे है, इसको ब्लैक डे के तौर पे मनाने से क्या होगा, ये सवाल है। सोचें आप कि आप क्या कर सकते हैं इसकी वजह से। क्या कोई नतीजा निकलेगा? तब तक ये वो कोई नतीजा नहीं निकलेगा जब तक कि आपको कश्मीर की तारीख समझ में नहीं आएगी, ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी की तारीख समझ में नहीं आएगी, वो 2 दफ़ा क्यों कॉन्स्टिट्यूट हुई, एक दफ़ा लाहौर और एक दफ़ा शिमला में। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि उसका पहला जो 1930 में बनी दोबारा ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी, जब तक उसके अगराज़ व मकासद समझ में नहीं आएंगे, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद कादियानी को उसका सदर क्यों बनाया, चेयरमैन क्यों बनाया गया, और चेयरमैन बनने के बाद वो जो 1-1.5 साल तक चेयरमैन रहा, उसकी वजह से उसने कितने फ़वायद हासिल किए और कितनी तेज़ी के साथ वहाँ पे ख़ानदानों के ख़ानदान कादियानी और हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों ख़ानदान कादियानी हो गए। ये तो किसी के पास इसके तो आदाद शुमार ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं चलने देते कुछ भी। ये तो बहुत गौर गौज़ करने के बाद, बड़ी तहकीक करने के बाद, अंग्रेज़ी और उर्दू का बहुत सारा लिटरेचर और किताबें खंगालने के बाद ये सारे मैं हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कश्मीर के मसले को हल करे, और वो कश्मीर के मसले के हल करने का ये है कि ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो कि कश्मीर के मसले की असल हकीकत को जानें, उसको समझें, और फिर कश्मीर में से सब कादियानियों को वीड आउट करने के लिए कोई प्लानिंग करें और फिर उनको वीड आउट करने में कामयाब हों या फिर अपनी जान के नजराने पेश कर दें। वमा अलैना इल्लल बलाग।